हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी का नेक्स्ट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी पीवाईक्यू क्वेश्चन की। तो आज ये हमारा पेपर नंबर 7 हो जाएगा। टोटल हमने 7 सेट कर लिए हैं और आज के क्वेश्चन करने के बाद हमारा 7th वाला जो पेपर है उसके सीडीपी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। Which of the following age group falls under later childhood category? जो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी जो लेटर चाइल्डहुड एज ग्रुप है वो किस जो चाइल्डहुड कैटेगरी किस एज ग्रुप में आता है? तो वो होगा हमारा इधर 6 to 11 ईयर्स में ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। Arju says that language development is influenced by one's innate predisposition, while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between Arju and Sonali is about. बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो फ्रेंड्स हैं आरजू एंड सोनाली। आरजू का कहना है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उस पर किसका इफेक्ट पड़ता है, उसके खुद के इन्नेट जो उसके अंदर की प्रीडिस्पोजिशन होती है उसका इफेक्ट पड़ता है। बल्कि सोनाली का कहना है कि हमारी लैंग्वेज पे जो है हमारे एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो ये डिस्कशन है जो आरजू और सोनाली के बीच में, ये क्या डिस्कशन है? तो बेसिकली क्या है, इसमें क्या बोला जाता है, आरजू बोलती है कि जो लैंग्वेज हमारी किसके द्वारा अफेक्टेड होती है, हमारी हेरिडिटी के कारण। जो हमें कोई भी जो अपने पूर्वजों से जो हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं उनसे हमारी लैंग्वेज इफेक्ट होती है। लेकिन जो सोनाली है उसका बोलना है कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उससे इफेक्ट होती है। तो ये कौन सी, इस डिस्कशन को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है नेचर एंड नर्चर डिबेट। नेचर और नर्चर में क्या होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि नेचर का क्या मीनिंग होता है, नर्चर का क्या मीनिंग होता है। तो नेचर हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और नर्चर हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। The teacher noticed that पुष्पा cannot solve a problem on her own. टीचर ने देखा कि पुष्पा जो किसी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व नहीं कर पाती है। However, she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called, उस एक बच्ची है पुष्पा, वो कोई भी प्रॉब्लम है उसको खुद से सॉल्व नहीं कर पा रही है। उसको सॉल्व करने के लिए उसे किसी अपने बड़े की या किसी टीचर की या किसी की भी हेल्प की, मतलब उसे हेल्प की ज़रूरत है। विदाउट हेल्प वो उसको सॉल्व नहीं कर सकती। उस गाइडेंस को और उस हेल्प को क्या हम बोलेंगे? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और अलग अलग तरह से ये रिपीट हो रहा है। तो आप सभी को पता होगा, तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन किए हैं पीवाईक्यू, तो जो हेल्प हमारी किसी अडल्ट के द्वारा या किसी बड़े के द्वारा दी जाती है स्टूडेंट को जब वो कोई प्रॉब्लम फेस करता है, उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए जो हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं उसको उसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। A teacher labeled the head of a committee as a chairperson instead of chairman. It indicates that the teacher, किसी भी जो हमारा टीचर ने क्या किया, कोई भी कमेटी है उसका हेड है, उसको उसने क्या बोला उसे, चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन।
उसको उसने चेयरमैन, क्योंकि वो कोई मेल पर्सन था तो उसने उसको चेयरमैन बोलने की बजाय उसने उसको क्या बोला, चेयरपर्सन। तो उसका इस तरह से उसको बोलना क्या इंडिकेट करता है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, इज यूजिंग जेंडर फ्री लैंग्वेज। यहाँ पे उसने क्या किया है, जेंडर फ्री लैंग्वेज का यूज किया है, क्योंकि अगर वो चेयरमैन यूज करती तो इंडिकेट करता कि वो मेल पर्सन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी किसी कमेटी का हेड मेल ही हो, कोई लेडीज भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती है। तो अगर लेडी होगी तो उसके लिए अलग से हमने बोलना पड़ेगा चेयर वोमैन, चेयरमैन। मैन मेल होगा तो चेयरमैन बोलेंगे, लेडी होगी तो चेयर वोमैन बोलेंगे। तो इन दोनों को बोलने की बजाय हम उसको एक यूनिक नेम देंगे, चेयरपर्सन, चाहे वो लेडी हो या मैन हो। तो उस टीचर ने ऐसा करके उसने क्या किया है, जेंडर फ्री लैंग्वेज का यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर, जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस लिए जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव। तो हमें पता है जो CCE होता है हमारा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसमें हम समझते हैं कि बच्चे को कैसे लर्निंग करवाई जाएगी, क्या किस तरह से बच्चे को लर्निंग, कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम फेस हो रही है और कैसे हम उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव करेंगे। ये सब आता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में। मतलब कंप्लीट पूरे ईयर्स में बच्चे का कंटिन्यूअसली उसका इवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, in Lawrence Kohlberg theory which level signify the absence of morality in the true sense। अगर आपने कॉलबर्ग की थ्योरी को रीड किया है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा कि ऐसा कौन सा लेवल है, बेसिकली कितने लेवल कॉलबर्ग ने दिए हैं। तो उसने 3 लेवल टोटल दिए हैं। 3 लेवल में उसने 6 स्टेज के बारे में बात की है। 6 स्टेज में से फर्स्ट उसका जो जिसमें बिल्कुल भी बच्चे को मॉरलिटी का एब्सेंस होती है, उसमें नहीं होती है, तो वो होता है उसका लेवल 1। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी जो ऑप्शन राइट रहेगा। और ये तो इसमें आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेवल उसने 3 ही लेवल बताए हैं। और लेवल 2 में 1 में वो पनिशमेंट, एक्सचेंज, ये सब की बातें होती है। लेवल 2 में वो बात करता है सोशल जो रूल सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। लेवल 3 में वो मोरलिटी में आता है कम्प्लीटली, लेकिन 1 में तो वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। Which one of the following is not correct for the progressive model of socialization of children। जो प्रोग्रेसिव मॉडल है चिल्ड्रन का सोशलाइजेशन के, उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप वर्क लर्निंग, सो ये तो होगा। चिल्ड्रन एक्सेप्ट दैट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा कि बच्चों को हम ये एक्सेप्ट करवाएं कि वो स्कूल के द्वारा उनके सोशल बैकग्राउंड के बावजूद, किसी भी बैकग्राउंड से उन्हें क्या किया गया, स्कूल के द्वारा ऑफर्ड किया गया है। तो इस तरह से हमें बच्चों को नहीं दिखाना है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेट ये तो पॉजिटिव सेंस में आता है। डेमोक्रेसी होगी, ये भी होना चाहिए। सोशलाइजेशन इज अडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, ये भी राइट है। तो एक ही ऑप्शन इसमें नेगेटिव दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर, जो लर्निंग होती है उसमें असेसमेंट जो किया जाता है वो क्या होता है, किस लिए ज़रूरी होता है। तो स्टेटेड के पेपर में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं, आपको उनको ध्यान में रखना। कभी भी बच्चों को मार्क्स देने की बात नहीं करते हैं, हम मार्क्स की बात नहीं करेंगे, टेस्ट की बात नहीं करेंगे, फोस्टरिंग द पर्पज ऑफ सेग्रेशन, अलगाव, रैंकिंग की बात नहीं करेंगे। ये तो तीन ऑप्शन तो हमारे देखकर ही एलिमिनेट हो चुके हैं। तो बचा ऑप्शन सी, मोटिवेशन। जो असेसमेंट की इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता लगे वो कहाँ पर प्रॉब्लम फेस की, उसे मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 पर। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिटेल में करवाया है कि जब भी हम न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करने की बात करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में तो हमारा होता है एसिमिलेशन, और ये जीन पियाजे ने इन टर्म का यूज़ किया है। तो एसिमिलेशन इसका राइट आंसर रहेगा। और इसमें कंफ्यूजन होती है अकोमोडेशन और एसिमिलेशन में। जब सिर्फ हमें बात की जाती है कि हम ऐड करते हैं अभी अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को, तो एसिमिलेशन होता है। लेकिन अगर साथ में क्वेश्चन के साथ अगर आप मॉडिफाई करना बोला जाए, ऐड किया है और फिर पुराने स्कीमा को मॉडिफाई किया है, तो होता है हमारा अकोमोडेशन। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बात की गई एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करने की, तो यहाँ पे होगा एसिमिलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ ओवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, दिस प्रिंसिपल रेफर टू। इसमें क्या बोला गया है कि जो हम सभी होते हैं, हम सभी एक दूसरे से डिफरेंस हैं, डिफ़र करते हैं, अलग होते हैं। किस तरीके से, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है कुछ भी करने के लिए, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी का रीडिंग में, किसी का स्टडी में इंटरेस्ट है। तो ये जो डिफरेंस होते हैं सभी के अंदर, किस वजह से, क्या है ये, तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो हर इंसान की अलग अलग अपनी खुद की कैपेबिलिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। 26 में क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। इट इम्प्लाइज, जो डिसएडवांटेज ग्रुप से जो बच्चे आते हैं उनको हमें नॉर्मल स्टूडेंट के साथ टीचिंग उस पढ़ाना चाहिए। इससे क्या, ये क्या डिस्प्ले करता है, क्या हमें पता लगता है इस चीज़ से। तो जहाँ पर हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात करते हैं, एक साथ रखने की बात करते हैं, तो वो होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमें बताती है कि हमें सभी, चाहे वो डिसएडवांटेज बच्चे हों, क्या हैंडीकैप हो, या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो हमें सभी बच्चों को एक साथ नॉर्मल स्कूल में एक साथ नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एक साथ पढ़ाना, उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं 27 क्वेश्चन पर। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, but to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy. This is related to, कोई किसी को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा आना आसान है, लेकिन राइट पर्सन के साथ राइट, ये नहीं कि कितना भी गुस्सा कर लो, राइट टाइम पे राइट पर्पस के लिए गुस्सा करना इजी नहीं है। ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये हमारा हमारा गुस्सा आना, खुश होना, ये सब हमारे क्या है, इमोशन के पार्ट है। तो ये आएगा हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद द इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज सिम्टम ऑफ। अगर किसी बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम है
तो इस टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है, हैंड राइटिंग की जो डिसेबिलिटी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो जो हैंड राइटिंग की डिसेबिलिटी होती है उसको हम डिसग्राफिया बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। और रीडिंग वाली को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। और डिसकैलकुलिया होता है जो हमारी कैलकुलेशन से, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 29 पर। According to Piaget theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं डिनोट करता हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को? तो जो लैंग्वेज की बात भी पियाजे करते हैं, मैचुरेशन की बात भी करते हैं, एक्टिविटी, लेकिन सोशल जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं वो पियाजे नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन में 30, which of these does not imply practical intelligence in the Trakel theory? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की जो ट्रैकिक थ्योरी दी थी उसके बारे में नहीं बताता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर रहेगा थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली। सिर्फ अपने बारे में सोचना, इसमें इसके बारे में सिर्फ अपने बारे में जब हम सोचते हैं तो ये इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 7 सेट कर लिए हैं PYQ ऑफलाइन मोड के। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। 20 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है। तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि सभी आपको CDP के तो 7 हो चुके हैं, इतने ही और बचे होंगे ऑफलाइन वाले, और बाकी के आप ऑनलाइन यूट्यूब से करते रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।